नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम फैसले। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा है देश की सबसे बड़ी ताकत। देश के 45 स्थानों पर रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 71,000 युवा आवेदकों को बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो किया लॉन्च। कहा, प्रदेश के अंदर कारोबारी माहौल बनाने में मिली है सफलता। भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का किया सफल प्रक्षेपण। 35,000 किलोमीटर दूर के टारगेट को बना सकती है निशाना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम फैसले। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि यूपी के 3 और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, जिसमें आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज शामिल हैं। 13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। प्रदेश में अब 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। वहीं प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश के 23 शहरों के बस अड्डों को पहले चरण में PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के बस अड्डे शामिल हैं। इन बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 45 स्थानों पर रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 71,000 युवा आवेदकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, युवा है देश की सबसे बड़ी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्रों का मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर वितरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। इसमें सरकारी सेवकों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल नियम, सत्यनिष्ठा और मानव संसाधन संबंधी नीतियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो लॉन्च किया। कहा, प्रदेश के अंदर कारोबारी माहौल बनाने में मिली है सफलता। नई दिल्ली में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो लॉन्च किया गया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर कारोबारी माहौल बनाने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि इस समिट से राज्य की अर्थव्यवस्था को खासा मजबूती मिलेगी। साथ ही यूपी में बीते 5 साल में भाजपा सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के आगामी 5 वर्ष के कार्यक्रम को सबके सामने प्रस्तुत किया है। यूनेस्को इंडिया हैकाथॉन में सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को जनपद गौतम बुद्ध नगर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन में सम्मिलित हुए। यूनेस्को इंडिया हैकाथॉन में शामिल होने के लिए 22 अफ्रीकी देशों के 347 युवा और करीब 200 भारतीय युवाओं ने आयोजन स्थल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के शुभारंभ के अवसर पर अफ्रीकी देशों के छात्रों व प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। विश्व में शांति के प्रचार प्रसार के लिए आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। सीएम योगी ने हैकाथॉन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा
कि प्रदेश सरकार नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। इस संबंध में हमारी नीति भी स्पष्ट है। स्टार्टअप इंक्यूबेटर, मेंटरशिप, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन हब जैसे प्रयासों के माध्यमों से उत्तर प्रदेश एक सक्षम, उन्नत और अभिनव स्टार्ट इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। इसी तरह हैकाथॉन स्टार्टअप कल्चर को न सिर्फ मजबूत नींव प्रदान करते हैं बल्कि छात्र छात्राओं के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हैकाथॉन के माध्यम से बच्चे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नए नए इनोवेशन करते हैं जो भविष्य में स्टार्टअप बनकर देश को नवीन दिशा प्रदान कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में खसरा फैलने के खतरे की दी चेतावनी। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से खसरा टीकाकरण में देखी गई है गिरावट। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बुधवार को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से खसरा टीकाकरण में काफी गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष लगभग 4 करोड़ बच्चों को टीके की खुराक न मिलने का रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। WHO और CDC ने एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा है कि अब दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में खसरे के फैलने का खतरा अब तेजी से हमारी तरफ आ रहा है और कोरोना वायरस के कारण खसरा टीकाकरण में लगातार गिरावट आई है। साथ ही इस बीमारी पर निगरानी में भी कमी हुई है, जो कि चिंताजनक है। गौरतलब है कि खसरा सबसे संक्रामक मानव विषाणुओं में से एक है और टीकाकरण के माध्यम से लगभग पूरी तरह से इसे रोका जा सकता है। हालांकि सामुदायिक प्रकोपों को रोकने के लिए 95% टीकाकरण की आवश्यकता है। संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में लगभग 4000 करोड़ बच्चे खसरे के टीके की खुराक लेने से चूक गए। इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से कई लोगों की हुई मृत्यु, हजारों से अधिक लोग इस हादसे में हुए विस्थापित। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में सोमवार को आए भीषण भूकंप और उसके बाद आए झटकों के कारण कई मकान गिर गए हैं। भूकंप जनित हादसों से कई लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हजारों की संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा था। राजधानी जकार्ता से 100 किलोमीटर दूर सियानजुर शहर भूकंप का केंद्र रहा। इस भूकंप की तीव्रता 5.6 आंकी गई। और अब खबरें साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का किया सफल प्रक्षेपण, 35,000 किलोमीटर दूर के टारगेट को बना सकती है निशाना। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का बुधवार को सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया। यह सफल परीक्षण सामरिक बल कमांड के तत्वावधान में किए गए नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च के अंतर्गत किया गया था। अग्नि 3 परमाणु क्षमता युक्त स्वदेशी मिसाइल है। यह मिसाइल 3500 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना भेजने की क्षमता रखती है। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है। इस मिसाइल की साइज भी बहुत ज्यादा है। इसकी लंबाई 17 मीटर और व्यास 2 मीटर है, जो 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। 50 टन वजन वाली मिसाइल में 2 चरणों वाला इंजन लगा है, जो ठोस ईंधन से चलता है। यह मिसाइल अपने साथ 1.5 टन का हथियार ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किया आर्टेमिस मिशन का सफल प्रक्षेपण, कहा 2030 तक चांद पर भी बसेगी इंसानों की बस्ती। आर्टेमिस मिशन के पहले चरण के सफल प्रक्षेपण के बाद नासा के अधिकारियों का कहना है कि इस दशक के अंत पर चंद्रमा पर रहना और वहां काम करना संभव हो जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि अगले कुछ सालों में चांद से ही काम करना भी शुरू किया जा सकेगा। शुरुआत में चांद पर रहने वाले लोग अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी होंगे। ये वैज्ञानिक चांद पर रिसर्च से जुड़े काम करेंगे। नासा जल्द ही अपना नया मिशन भेजने की तैयारी में है। इस मिशन में पुरुष और महिला दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा जाएगा। पिछले हफ्ते ही नासा ने अपना नया स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट लॉन्च किया था। इसकी मदद से नासा ने चांद के लिए अपना स्पेसक्राफ्ट ओरायन भेजा था। यह मिशन नासा के आर्टेमिस मिशन को गति देने के लिए अहम होगा। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे रविंद्र जडेजा, शहबाज अहमद को मिल सकता है मौका। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में बदलाव किया है। कप्तान रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली भी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में उतरेंगे।
इसके अलावा चोटिल, रविंद्र जडेजा और यश दयाल के रिप्लेसमेंट के तौर पर बीसीसीआई ने कुलदीप सेन और शहबाज अहमद को चुना है। इसके अलावा टीम में रजत पाटीदार और राहुल त्रिपाठी को भी जगह दी गई है। अगले साल वर्ल्ड कप को देखते हुए बीसीसीआई ने ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया है। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम ने रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, शहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर, कुलदीप सेन को टीम में शामिल किया है। और अब खबरें सिनेमा जगत से। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर दिखे कई बड़े आयोजन। पैनोरमा फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ युवाओं और रीजनल सिनेमा पर भी दिखा खासा फोकस। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड की शुरुआत हुई। इस खंड की शुरुआत पृथ्वी कोनानूर निर्देशित कन्नड़ फीचर फिल्म हैदीनेलेंटू के प्रदर्शन के साथ हुई। गैर फीचर फिल्म श्रेणी का शुभारंभ दिव्या कोस्टी निर्देशित द शो मस्ट गो ऑन फिल्म के प्रदर्शन से हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय पैनोरमा खंड का उद्घाटन किया। इसमें विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स और एस राजामौली की RRR फिल्म प्रदर्शित की गई। भारतीय पैनोरमा के इस खंड के लिए कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी, उड़िया, मणिपुरी, मैथिली और अंग्रेजी फिल्मों को चुना गया था। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने उन फिल्म निर्माताओं को बधाई दी जिनकी फिल्में समारोह में दिखाई गई। इस अवसर पर फीचर फिल्मों और गैर फीचर फिल्मों के जूरी सदस्यों और फिल्म हैदीनेलेंटू के कलाकारों तथा दल के अन्य सदस्यों को सम्मानित किया गया। लॉस्ट की IFFI में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, यामी गौतम ने पोस्ट शेयर कर जाहिर की अपनी खुशी। गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में एक्ट्रेस यामी गौतम पहुंची। यामी अपने रिलीज के लिए तैयार फिल्म लॉस्ट लेकर आई हैं। फिल्म लॉस्ट वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित कहानी है। अभिनेत्री यामी ने अपनी खुशी जताते हुए ट्वीट और इंस्टाग्राम पर लिखा, लॉस्ट के लिए अपनी यात्रा को किक स्टार्ट करने के लिए कितना सही मंच है। इस तरह की गर्मजोशी भरे स्वागत और लॉस्ट को शानदार प्रतिक्रिया के लिए #IFFI गोवा धन्यवाद। शुक्रवार को रिलीज हुई अजय देवगन और तब्बू की मोस्ट अवेटेड मूवी दृश्यम 2 वीकेंड तक ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में की बम्पर कमाई। अजय देवगन और तब्बू की धमाकेदार मूवी दृश्यम 2 ने शुरुआती हफ्ते में ही फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली है। अपनी दमदार कहानी और कलाकारों के जबरदस्त अभिनय ने फिल्म को वीकेंड तक ही 63 करोड़ की कमाई दिला दी थी। सस्पेंस ड्रामा से भरपूर यह फिल्म साल 2015 में आई मलयालम फिल्म दृश्यम की रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म में साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल नजर आए थे। उन्हीं की फिल्म के हिंदी रीमेक में अजय देवगन नजर आए हैं। डायरेक्टर अभिषेक पाठक और पैनोरमा स्टूडियोज व यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी दृश्यम 2 देश भर में 3300 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अजय देवगन और तब्बू के साथ अक्षय खन्ना, ईशा दत्ता, श्रेया सरन जैसे दमदार कलाकार नजर आए थे। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। 7 साल पहले अपने बेटे सैम की बॉडी को तलाश में लगी मीरा देशमुख रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन वे गोवा की मौजूदा IG और अपने दोस्त अक्षय खन्ना की मदद से इस केस को फिर से खुलवा देती हैं, जिसके बाद फिर से विजय सलगांवकर की जिंदगी में फिर से तूफान आ जाता है। अपने बेटे की सच्चाई में लगी मीरा अपने परिवार की सुरक्षा में लगे विजय की जंग को दर्शाती हैं। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।